everyone. Welcome to another exciting episode of Vidya Vani. Myself, Ishita Pandey. And myself, Mohammad Faraz. Today, we are honored to have a guest whose journey spans from the vibrant corridors of student activism at AU and JNU to the challenging terrains of Baramulla, Kashmir. Hailing from Gonda, UP, he is an academic powerhouse, a JRF scholar in political science from JNU who chose to trade the lecture hall from the front line. A recent graduate of the CRPF Academy, Kharagpur, Haryana. Please welcome Assistant Commandant of 176th Battalion, Uttam Tripathi, sir. Thank you so much, sir, for joining us. Sir, your profile is fascinating because it combines the deep intellectual study and intense physical service. So, from the lecture halls of JNU as a scholar to the lines in Baramulla as an officer. So, how does it feel the transition from an studying power structure to actively defending them? Actually, I want to convey that there is some myth about JNU. JNU एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे स्टीरियोटाइप्स डेवलप्ड हैं कि JNU में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस देश के या फिर समाज के लिए खतरा है. इस तरीके के कुछ नैरेटिव्स चलाए गए हैं. बट देन इस बात को हमें याद रखना होगा कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, देश के विदेश मंत्री और तमाम ऐसे सारे ऑफिसर्स, चाहे एग्जीक्यूटिव्स में हों, जजेस हों या फिर बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स जिन्होंने इंडिया के लिए नोबेल प्राइज़ जीता है, वो सभी JNU से हैं. और इसी ही एक बड़ी परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ और मैं इस समय असिस्टेंट कमांडेंट हूँ. तो जो JNU में मैंने सीखा है कि जो गलत है, जहाँ पे विरोध की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे विरोध में आवाज़ उठाना. और असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भी मैंने यही सीखा है कि जब हमारी ड्यूटी होती है तो हमें समाज के ऐसे ही अवांछित तत्व, निगेटिव एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, इनको आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज करना है. तो दोनों में एक सिंक है. जो हमने वहाँ पे सीखा था वो हम देश के अंदर, देश में, समाज में आवाज़ उठाना हमने सीखा. और अब CRPF में हमने सीखा है कि किस तरीके से उस आवाज़ को, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के थ्रू और ऑपरेशंस के थ्रू उन्हें न्यूट्रलाइज करें. Thank you so much, sir. Sir, you exceed in both public speaking and firing. So, how you can manage this soft skill communication with hard combat training? That means कि दोनों को कैसे manage कर पाते हैं? We are not be able to manage 2-3 things. You manage these highly qualified things. Actually, there is one scholar known as Joseph Nye. तो उन्होंने बोला है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट, किसी भी कंट्री के कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि इफ़ एनी स्टेट वांट टू एक्सेल इट मस्ट हैव स्मार्ट पावर, दैट इज़ बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर. तो जोसेफ नाई की उन बातों को जब मैं JNU में पढ़ा करता था तो मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ स्टेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, दिस इज़ क्वाइट रेलेवेंट फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल. अगर आप सॉफ्ट पावर भी आपके अंदर है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग है, कि आप सामने वाले को समझ रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो सामने वाला ग्रैस्प कर पा रहा है, एंड देन फायरिंग इज़ ऑब्वियसली समथिंग हार्ड पावर. तो अगर आप इन दोनों में एक्सेल करते हैं तो आई गेस एज ए आर्म फोर्स पर्सनल, किसी भी फोर्स में आप हैं तो आप एक्सेल करेंगे, चाहे वो पुलिस हो, किसी भी यूनिफॉर्म जॉब में. क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करना नहीं है. हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी CRPF चलाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे कश्मीर हो. हम समाज के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और तमाम ऐसे स्कूल्स और हेल्थ शिविर तमाम सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं. तो अगर देखें, अगर आपको इन सारी चीज़ों को करना है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए कि आप जनता से कनेक्ट कर सकें, लोगों को अपने कैंप में बुला सकें. एंड देन सिमल्टेनियसली अगर आपको दुश्मन को मारना है तो आपके पास हार्ड पावर भी होना होगा. तो उन सभी लोगों को जो फ्यूचर में एस्पायर कर रहे हैं कि उन्हें आर्म फोर्सेस या फिर समहाउ यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, उन्हें मेरा ये सजेशन है कि यू मस्ट हैव दैट
sync of soft power and hard power, as Joseph Nye said. That is smart power. Thank you so much, sir. Such a good. सर एज पर योर आंसर एक है कि नाउ डेज इन स्टूडेंट्स एक झिझक होती है, अंडर नर्वसनेस होती है पब्लिक स्पीकिंग की. यू आर एन एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, तो अगर कोई है जिसको बहुत नर्वसनेस होती है पब्लिक बोलने के लिए, तो वो कौन सा पहला स्टेप ले सकता है जिससे उसकी झिझक धीरे धीरे खुले? पहला स्टेप तो जो हमें बताया जाता था वो ये था कि आप किसी बड़े मिरर के आगे खड़े होइए एंड देन आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए और बोलिए और देखिए कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं. बट देन मैं खुद अब पर्सनली अपने केस में मैंने इसको नहीं किया है. मैंने जो किया है वो ये है कि मेरे 4-5 दोस्त हमेशा से ऐसे रहे हैं जिनके सामने मैं बेझिझक रहा हूँ. उनके सामने मैं इंग्लिश भी चाहे कितनी ख़राब बोलूँ तो मुझे जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोलते थे. और तो उनके सामने बोलते हुए खुलना और इन सब चीज़ों से पब्लिक स्पीकिंग निखरती है. तो अगर आपके पास ऐसे 4-5 दोस्त हैं जो एकदम दोस्त नहीं एकदम यार टाइप के होंगे, तो समझिए कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग निखर सकती है. और साथ ही साथ मेरे पर्सनल केस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और JNU ने वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग तमाम छात्रों के बीच खड़े होकर भाषण और ये सब चीज़ें करें, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है. और एक चीज़ आप जितने भी स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं वो ये है कि अगर आप क्लास 6, 7, 11, 12 इसमें हैं और आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आपके हाथ पांव काँप रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है. यहाँ पे मैं हूँ, मैं बेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग CRPF में हूँ, बट यहाँ आने से पहले मैं कुछ चीज़ों को रीड कर रहा था. जब मैं स्टार्ट किया हूँ तो 1-2 वर्ड मेरे फंसे हैं. तो ये बहुत नॉर्मल है, किसी के साथ भी होता है. शायद देश के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके साथ भी होता हो कि बड़ी रैली को देने से पहले उन्हें थोड़ी सी झिझक लगती है. तो बस वो एक जो एक झिझक होती है शुरू में, उसको ओवरकम करना है. जब आप गलत किए हैं, कभी अच्छा नहीं बोल पाए हैं, तो अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगली बार अच्छे से बोलेंगे. एंड देन ऐसे 4-5 यार ढूंढिए जिनके सामने आप कुछ भी बोल सकते हैं. Okay. So, sir, let's move to our next question. So, what was the most difficult mental shift that you had made when moving from an activist lifestyle of a student to a rigid paramilitary training? ऐसा कोई ट्रांजिशन एज एन एक्टिविस्ट ऐसा होता है कि आप डिसिप्लिन्ड उतने नहीं रहते हैं, नो डाउट. मैं अपने 4-5 साल का जो मेरा अनुभव रहा है वो यही है कि उसमें हमारे पास थोड़ी फ्रीडम होती है कि आप स्विच कर सकते हैं अपने डेली रूटीन्स में. बट एज एन फोर्स में जब आप आ जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन इज़ अल्टीमेट थिंग. नहीं, यू कैन कंप्रोमाइज़ एनीथिंग बट नॉट द डिसिप्लिन. तो ये एक ट्रांजिशन है. और मैं थोड़ा सा थोड़ा कैजुअल मेरा एटीट्यूड रहा है पहले, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था. तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई कि अब यहाँ पे डिसिप्लिन एकदम 4-20 मतलब 4-20. अगर आज ये पहनना है तो ये पहनना है. यू डोंट हैव चॉइस इफ़ यू आर इन यूनिफॉर्म फोर्सेज, नो. तो आपको वो मानना पड़ेगा. तो दिस इज़ समथिंग जो है. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. एज वी सी इन मूवीज़ एंड सीरीज़ कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखाई जाती है, बहुत हार्ड रहती है. इन रियलिटी वो ट्रेनिंग उतनी हार्ड रहती है या जितनी दिखाई जाती है उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है इन रियलिटी? मुझे लगता है यार कि जो साल या फिर NDA में जितने भी NDA या फिर इधर IM में या फिर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो आप 3 घंटे की मूवी में एकदम नहीं कैप्चर कर सकते. मतलब दिस इज़ समथिंग जो एक पूरी महाभारत है और आप सोचिए उसको रील में कैप्चर कर लें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं वो दे ट्राई टू ग्रास्प थिंग कि जैसा होता है वो ट्राई टू इम्प्लीकेट यानी इमिटेट करते हैं. बट देन साल भर हर दिन आपको उस विसल पे दौड़ के आना, आपको इसी तरीके से डाइन इन करना, आपको किस तरीके से हथियार पकड़ना है, कितना दौड़ना है, वज़न के साथ दौड़ना है, किस तरीके से कौन सा पाँव ड्रिल के टाइम आगे जाएगा, कब हाथ कितने पीछे जाएंगे, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग है. बट देन इफ़ यू वांट टू जॉइन यूनिफॉर्म फोर्सेस, चैलेंज तो आपके पास हमेशा रहेंगे और आप अपने उस मेंटल बैरियर को तोड़ते हैं. तो ऐसा ही है, टफ तो है. Thank you so much, sir. We got to know that discipline is the most important key for us. So, we all know the ongoing conflict involving the US, Israel, and Iran. So, sir, whenever such kinds of conflict happen, who suffers the most?
The government, the soldiers, or the us ordinary citizens? सफ़र्स द मोस्ट। आई थिंक इसमें किसी भी एक स्टेक होल्डर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट इस समय सफ़र तो कर ही रही है, चीज़ों को किस तरीके से मीडिएट किया जा सकता है, चाहे एलपीजी की सप्लाई हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, चाहे आपके पेट्रोलियम्स हों, और उसके साथ जो एफिलिएटेड इन्फ्लेशंस आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को मैनेज करना है इस प्रेशर में। इज़राइल एंड देन यूएस एक साथ, और वेस्ट एशिया में ईरान जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, उसको इन सबको मैनेज करना, तो ये बिल्कुल वार एक चैलेंज है इस स्टेट के लिए, उसको नेगोशिएट करना। एज ए सोल्जर हमारे लिए भी नेगोशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक अगर हमारे फ्रंट पे वॉर आ जाता है, तब तो ऑब्वियसली और ज़्यादा चॉपी वाटर्स काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। बट देन अभी भी तमाम वो सारे, क्योंकि अगर हमारे नेबरहुड में अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अगर ये डिस्टर्ब रहेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं इजी वर्ड में बताता हूँ कि जैसे आपके घर है और आपके पड़ोसी, अगर आपके पड़ोस में डेली झगड़ा हो रहा है, एकदम किसी तरीके से ऐसा है कि शांति नहीं है, हंसी खुशी का एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप बहुत दिन तक अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल भी सोचिएगा। तो इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस भी काम करते हैं। अगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ईरान, जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है ईरान, अगर यहाँ पे शांति या नहीं होगी, या फिर अगर यहाँ पे वॉर होगा, तो कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीकेशंस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि लोग जो है फिर वो आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। कहीं पे भी वॉर होता है तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और जहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसी क्राइसिस आती है, यूथ जो है वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा में, जैसे कि टेररिज्म हो गया, इस्लामिक जिहाद हो गया, या फिर और भी किसी तरीके की, मतलब इस्लामिक जिहाद इन द सेंस जो टेरर मॉड्यूल्स वाले वो जो वर्क्स हैं, उससे मेरा उसका मतलब है, इन्हीं सभी एक्सट्रीमिस्ट चीज़ों से जुड़ जाता है, और फिर वो हमारे फ्रंटियर्स को बहुत ईज़िली प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। और एज ए सिटीजन हम भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें एलपीजी या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनका, इट इज़ लाइफ लाइन काइंड ऑफ, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड इज़ नेसेसरी, इन द सेम वे इकॉनमी में पेट्रोलियम एंड एलपीजी इज़ नेसेसरी। तो हम भी सफ़र कर रहे हैं, बट देन होप सो कि जल्दी ये सारे कॉन्फ्लिक्ट सुलझे और ईरान, यूएस और इसराइल में कुछ अच्छी चीज़। Basically, we all suffer in this whenever such kinds of war happens. Yes, thank you. Sir. सर बेसिकली क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, मतलब बेसिकली वॉर होता किस लिए है, ये क्वेश्चन है कि क्या कभी पीस ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे वर्ल्ड में कभी वॉर ही ना हो, सब लोग पीसफुली रहें, वॉर करना ज़रूरी है? देखो यार, प्रेजेंट सिचुएशन बट ट्रिकी, दिस इज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। वेल आई सेड, आई विल से वॉर नहीं हो ऐसा तो इस समय प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें कहना बहुत यूटोपियन होगा कि मैं बोल दूं वॉर नहीं होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर, ठीक। एंड देन कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वॉर तो हो सकते हैं, बट देन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी यूएन के जनरल, आई गेस आई डोंट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ, बट उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशन एंड अदर थिंग्स आर नॉट देयर टू स्टॉप वॉर, बट इट इज़ देयर टू जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ वॉर्स। तो प्रेजेंटली सिचुएशन यही है कि हम ये ना सोचें कि हम वॉर ही एलिमिनेट कर देंगे, वो बहुत ही यूटोपियन बात है, बट हम ट्राई करें कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी, या फिर एज ए फ्रैटर्निटी, वर्ल्ड फ्रैटर्निटी, कि हम ऐसे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को बातचीत, चर्चा, नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी से हम उसको सुलझा सकें। तो बिल्कुल अगर यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस अगर और अच्छी तरीके से उन्हें और पावरफुल, और वर्ल्ड की कंट्रीज़ अगर और एक साथ आके उसको और पावरफुल बनाएं, और नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी, जिसका इंडिया हमेशा से अपहोल्डर रहा है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो ऐसे सारी लड़ाइयों को हम टेबल पे हल कर सकते हैं। क्योंकि सर जैसा आपने कहा कि अगर हम यूएस को और पावरफुल बनाएं, नहीं, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को और पावरफुल बनाते हैं, तो क्या अगर कोई ऐसा नेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसके पास बहुत पावर है, तो क्या वो पीस ला सकता है? यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट वन कंट्री, किसी एक यूनाइटेड नेशंस होती है कि
ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें दुनिया के सारे कंट्री उसके मेंबर्स होते हैं। हमारा भारत देश भी उसका मेंबर है। तो जब सारे कंट्रीज उसमें एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसके अलग अलग असेंबलीज होती हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूनिसेफ है। तो जब सारे कंट्रीज़ होंगे तो सभी अपनी बात रख सकेंगे, उसको और पावर मिलेगा तो मुद्दों को सुलझा सकती है। तो मेरा ये कहना है, अगर जैसे कि अगर आप एक कंट्री को पावरफुल बनाते हैं, जैसे कि यूएस का आपसे गलती से बोल दिया आपने, तो वो अपना दबदबा बनाती है, डोमिनेशन, हेजेमनी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के टर्म में। तो अगर हेजेमनी कोई भी कंट्री चाहती है तो पीस नहीं ला सकती। बट जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में स्पेशली जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, या फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट है, या फिर हमारे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, इंडिक ट्रेडिशन में आप रामायण को भी अगर देखते हैं, तो आप पीसफुल नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, इसकी बात करते हैं। तो यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। पहले भी कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो हो सकती थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसको बातचीत के द्वारा, मध्यस्थता से सुलझाया है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में यूनाइटेड नेशन एक बार फिर से अपने आप को साबित करके दिखाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर देयर टू मेंटेन द ग्लोबल पीस। सो इस वॉर में ऐसा क्या था दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट? बेसिकली पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल है, और कहीं ना कहीं चाइना का राइज है। एक दो फैक्टर्स नहीं होते हैं। जो यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन है वो 2014 के बाद उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो, चाहे क्रीमिया का क्राइसिस हो यूक्रेन में, चाहे यूक्रेन रशियन वॉर हो, या फिर अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हो, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर वॉर में आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर वॉर में यूनाइटेड नेशंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। पिछले 5-10 साल के ऐसे ट्रेंड हैं जिसमें ऑलमोस्ट कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, काइंड ऑफ इरेलेवेंट रहा है। तो उसके कई फैक्टर्स हैं कि राइज ऑफ फॉल ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, आई वुड से, क्योंकि आप 2014 से देखेंगे तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स जिसके ढांचे को उसने तैयार किया, और पूरा यूरोप जिसको पीछे था, ऑब्वियसली इंडिया, सारे कंट्री लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल रहे थे। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशंस और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सारी कंट्रीज़ बहुत तवज्जो देती हैं कि हाँ आप क्या कह रहे हैं। बट देन 2014 के अराउंड ऑब्वियसली इंडिया में भी उसी के टाइम सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की आती है, और पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कि पार्टीज़ जो हैं वो बदली हैं। जो भी कंजर्वेटिव्स हैं वो सत्ता में आए हैं। तो जब कंजर्वेटिव सत्ता में आते हैं तो ऐसा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखेंगे कि जब कंजर्वेटिव्स आते हैं तो वो एक ग्लोबल सोसाइटी की बात थोड़ा कम करते हैं और अपने नेशन की बात ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट की हमारी जो रिजीम है इसमें भी आप देखेंगे कि नेशन फर्स्ट का बात ज़्यादा हो रही है। तो ये जो ट्रेंड है वो पूरे विश्व में है इस समय। तो जब सारे देश अगर नेशन फर्स्ट, आई शुड बी द फर्स्ट, अगर इस ट्रेंड पे चलेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो वॉर है ईरान का, इज़राइल और यूएस जिसमें साथ है, इसका एक रीज़न ये भी है, और बाकी इसके साथ कई सारे रीजन्स हैं जिसको अगर चर्चा करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सर, अगर ऐसा किया जाए कि किसी एक कंट्री को, एग्जांपल तौर पे यूएस ऐसे एज्यूम कर लिया जाता है कि यूएस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाए, ठीक है, तो वो उस पावर को मिसयूज़ ना करके अच्छे तरीके से यूज़ करे, जो गलत करे उसको गलत का किया जाए, उसको रोका जाए, तब क्या इस सिचुएशन में पीस आ सकती है इस वर्ल्ड पे, कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए कि कोई डिफीट ना कर पाए? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और 1990s में जब यूएसएसआर का कोलैप्स होता है तो लगभग एक हेजेमनी है जो यूएस की थी। 1990s से आप 2010 जब तक ये राइज ऑफ चाइना नहीं हुआ है 2010 के अराउंड, तब तक आप कह सकते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एक ऐसी शक्ति
जो सबसे पावरफुल थी, जो डिक्टेट कर सकती है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास वो क्षमता थी, वो पावर थी। लेकिन आप उस दौरान भी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तमाम जगह ऐसे इंसर्जेंसीज, तख्ता पलट और इराक में जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को उन्होंने एलिगेशन किया, लगाया और अटैक किया, और तमाम आप ऐसी लड़ाइयाँ देखेंगे जो उन 20 सालों में भी हुआ है। तो ये कहना कि अगर हम किसी एक कंट्री को एक्सट्रीमली पावरफुल बना दें तो वो सभी के बीच में समरसता लेके आएगी और सही कार्य हो सकता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ अगर पावरफुल बनते हैं, जिसमें भारत भी हो, यूएस भी हो और भी कई सारे देश हों, तो मुझे लगता है कि बात बन सकती है अगर सब पावरफुल हों। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि भारत, अगर हम उस पोजीशन पे आते हैं एक सुपर पावर के रूप में, अगर हम आने वाले दशकों में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ और हमारे ट्रेडिशन हैं वो इस तरीके के हैं कि हमने कभी दूसरे की ज़मीन पे आँख नहीं दिखाई है, आँख नहीं गड़ाया है, लेकिन जिसने हमारी ज़मीन पे देखा है हमने उसे मुँह तोड़ जवाब भी दिया है। तो हमारा देश ऐसा है कि हमारी वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि हम उस ग्लोबल पीस को इंश्योर करने में एक सशक्त कदम उठा सकते हैं। तो उसके लिए हम सभी युवाओं को कमर कसना होगा कि हम उस तरीके से कार्य करें कि आने वाले भविष्य में जो जिस पोजीशन पे आज यूनाइटेड स्टेट्स है कि वो वर्ल्ड को डिक्टेट कर सकता है, तो आने वाले साल में अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी, उम्मीद है कि उस पोजीशन पे होंगे जहां हम भी विश्व में शांति ला सकते मीन्स अगर पावर है हमारे हाथ में तो पीस आएगा। हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ऐसी हिस्ट्री, ऐसी लेगेसी रही है कि हम भारत पे विश्वास कर सकते हैं कि हम जब अगर इस पोजीशन में कभी आते हैं तो हम इस विश्व में जो एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा नारा है कि पूरा विश्व अब हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा नारा है कि सभी लोगों का कल्याण हो, तो हमारे तो जो वैल्यूज़ हैं वही ऐसे हैं कि हम सिर्फ अपना भला नहीं चाहते हैं, हम इस विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो होप सो कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे इस देश को और आगे लेके। यस। सो एट द एंड वी वुड लाइक टू आस्क, जैसा कि आपने अभी कहा कि भारत एक ऐसा देश है कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारी स्पिरिचुअल चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर उस पोजीशन पे आते हैं तो मे बी हम पीस मेंटेन कर पाएँ, बिकॉज हमारे ट्रेडिशंस ही ऐसे हैं। सो इन द लास्ट, व्हाट वन लाइफ लेसन यू वुड लाइक टू गिव अस फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन आवर लाइफ? वैसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है कि हम अपने आप को सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकें, और उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी युवाओं पे है जो 18 से 35 साल के बीच में है, क्योंकि यही इस देश की क्षमता है, यही इस देश की पूरी वर्क फोर्स है। तो मेरा बेसिकली यही रहेगा कि एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप डिसिप्लिन में को मेंटेन रखें, अपने गोल को लेके फोकस रहें, और सिर्फ मैं तक ना सीमित रहें, बल्कि कुछ भी करते वक्त इस बात को ज़रूर सोचें कि इससे समाज पे क्या प्रभाव रहता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी पूरी नहीं करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, सिविक सेंस। आपने कोई भी रैपर लिया, आप फेंक दिए, तो फिर अपने पॉकेट में रखिए। छोटी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। आप ऐसी चीज़ मत कीजिए, आपकी लिबर्टी दूसरे को प्रॉब्लम ना बने कि 4 लोग यहाँ बैठे हैं, आप गाली गलौज मत करिए। यानी एक सभ्य तरीके से एक जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन कीजिए, और साथ ही साथ आप फोकस रखिए कि आप ऐसा जो भी आज कर रहे हैं उससे समाज में और देश में अच्छा परिवर्तन आएगा। तो अगर आप मुझ मैं को अगर आगे ना करके अगर हम की भावना को साथ लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश का और इस समाज का उत्थान बिल्कुल हो। वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम लोग को आर्मी में, आर्म फोर्स में जाना है, तो स्टिल वी आर स्टूडेंट 17 to 18 ईयर ओल्ड, सो वो कौन सा फर्स्ट स्टेप हम लोग अभी से लेना स्टार्ट कर दें? जैसे डिसिप्लिन नहीं बन पाती इस टाइम पे, तो कैसे उसको हम लोग करें कि एट दैट टाइम जब डिसिप्लिन कराया जाए तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए? तो ये इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा सबसे आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन का सबसे जो बेसिक मंत्र है वो ऑर्गेनाइज तरीका। अगर आपको आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, अगर आप वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, ये करना है, तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मुझसे भी पहले नहीं होता था, बट देन अब फोर्स में आने के बाद
उस्ताद और जितने भी मेरे साहब हैं उनकी डांट फटकार के बाद अब वो चेंजेस आए हैं। तो डिसिप्लिन में बेसिकली टफ है, आपको अपने आप से जीतना होगा। सबको पसंद है 7-8 बजे तक सोना, जब आँख खुले तब खोलना, बट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और देखिए, एक कुमार विश्वास जी की एक लाइन थी, वो बोल रहे थे कि राम वन गए तो बन गए। जब राम वन जा रहे थे तो वो ही वॉज जस्ट प्रिंस राम, जब लौट के आए तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। तो जो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, या फिर मोहम्मद साहब जब वो हिज्र करने के लिए गए तभी वो मोहम्मद साहब बन पाए। इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनकी भी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे जीवनी, तो वो भी 10-20-30 साल जो है वो जेरूसलेम से बाहर घूम रहे थे उन सारी चीज़ों में। तो जब भी आप कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, आप लाइफ में एक्सेल करते हैं। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, आप रजाई को 4 बजे 5 बजे उतार देंगे और आप सोचेंगे कि आज जो मैंने प्लान किया था उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैं पूरा करूँगा, तो 20-21 दिन में एक हैबिट बन जाएगी। फिर आप बिल्कुल, आप जब भी कभी कोई भी यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करने जाएंगे तो आप दूसरों से स्टैंड आउट अलग दिखेंगे, चमकते रहेंगे। Okay. Thank you so much, sir, for sharing this deep insight to us. सच में मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिला जो हम लोग को नहीं पता था। It's really been an honor to learn from your leadership, sir. Thank you so much. And thank you to our audience for joining us. See you soon. Stay healthy, keep smiling. Thank you everyone. And thank you, sir, once again.